हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन में मुख्य रूप से हम भील आंदोलन और मीणा आंदोलन की चर्चा करेंगे, है ना। वैसे तो जनजातियाँ काफ़ी हैं राजस्थान में, लेकिन आंदोलन मुख्य रूप से किन के द्वारा किए गए, या तो भीलों के द्वारा किए गए या मीणाओं के द्वारा किए गए। अब इस आंदोलन का क्या कारण रहा, हम एक एक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे भील आंदोलन। भील आंदोलन, ठीक है। सबसे पहले तो हम लगा लेंगे अपना हेडिंग, प्रमुख रूप से हेडिंग टॉपिक राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, ठीक है। और जनजातीय आंदोलन में भी पहला कौन सा बताइए, भील आंदोलन। भील आंदोलन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा भील के बारे में जान लेते हैं। भील मुख्य रूप से अगर हम बात करें कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। बताइए, कर्नल जेम्स टोड को क्या भी कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। तो इस कर्नल जेम्स टोड के अनुसार भील को कहा जाता था वन पुत्र। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार भीलों को क्या कहा गया, वन पुत्र कहा गया, क्योंकि जितनी भी गतिविधियां थी भीलों की वो सारी किस में होती थी, वन में होती थी। चाहे तो वो शिकार करना हो, चाहे तो वो फल फ्रूट से खाना हो, चाहे तो रहना हो ना, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां वो वन में ही करते थे। अतः कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या कहा, वन पुत्र कहा, पहली बात। दूसरी, अगर हम बात करें रामायण काल में, रामायण काल में इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसका नाम है निषाद। बताइए, रामायण काल में किस शब्द का प्रयोग किया गया था, निषाद शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसके अलावा भी आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए बाणभट्ट की कादंबरी में, बाणभट्ट ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था कादंबरी, तो हम कहते हैं बाणभट्ट की कादंबरी में इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया था जिसका नाम है भिल। वैसे भिल शब्द की जो जानकारी है वो हमें सोमदेव की कथा सागर में भी मिलती है, तो वहाँ पे भी इसका भील के रूप में भिल शब्द का ही प्रयोग किया गया है। आपने कई जगह देखा होगा कि भील शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग और भी किया जाता है जिसका नाम है फिलाइट। फिलाइट, भील के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है फिलाइट। इस फिलाइट का अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो इसका हिंदी अर्थ होता है तीरंदाज, तीरकबान चलाने वाला व्यक्ति। तो आप जब भी भील को देखेंगे तो वो पाएंगे कि भील के पास में हमेशा ही क्या होती है, तीर कमान होती है। क्योंकि हमने कहा, या कर्नल जेम्स टोड कह के गए थे कि कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या कहा था, वन पुत्र की संज्ञा दी थी। वन पुत्र का मतलब वन में। अब वन में क्या करेगा, ये खाने पीने के लिए शिकार करेगा, या कोई भी फल फ्रूट, है ना, या कोई भी सब्जी वगैरह, है ना। तो इस प्रकार के कच्चे फल, कच्ची सब्जियों को खाता था। अगर अवेलेबल नहीं हो पाती तो छोटे मोटे जो भी जीव जंतु थे उनका शिकार कर लेता था। बताइए किससे करता था शिकार, तीरकबान से करता था, ठीक है। ये जो भील हैं एक शराब का निर्माण भी करते थे जिसका नाम है मावड़ी शराब। मावड़ी शराब मुख्य रूप से महुआ के वृक्ष से बनती है, ध्यान रखिए इस बात को भी, क्योंकि बीड़ी का तो एक बार पूछा ही जा चुका है। बीड़ी बताइए किसके पत्ते से बनती है, तेंदू के पत्ते से बनती है। ये प्रश्न तो पूछा ही जा चुका है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मावड़ी शराब किस वृक्ष से बनती है, तो हम बताएंगे महुआ के वृक्ष से बनती है, जबकि बीड़ी किससे बनती है, तेंदू के पत्ते से बनती है, ठीक है। तो ये सामान्य रूप से बातें भील के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं भील आंदोलन के कारण क्या थे। तो हम सबसे पहले बात करें कि भीलों ने जो आंदोलन किए उस आंदोलन के कारण क्या थे। देखिए, बहुत सारे कारण थे। एक तो मैंने कहा कि ये जो भील थे मुख्य रूप से शिकार का कार्य करते थे और शिकार से ही अपना जीवन यापन करते थे, खाने पीने का जुगाड़ करते थे। थोड़ा बहुत अगर रुपए पैसे भी कमाने के मन में आती तो ये मावड़ी शराब बनाते और इनको थोड़ा सा बेच लेते थे। लेकिन हुआ क्या, और मुख्य रूप से हम बात करें इसका एक कार्य और भी था, ये सैनिक के रूप में भी काम करते थे, सैनिक के रूप में। क्योंकि आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो पाएंगे कि
महाराणा प्रताप ने जब दोबारा से सेना को संगठित करने का प्रयास किया था तो उन्होंने भीलों का सहारा लिया था। भील सैनिक को उन्होंने ट्रेंड किया था, है ना। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि सैनिकों के रूप में भी काम करते थे। लेकिन इन्होंने आंदोलन क्यों किया, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए 1818 में संधियाँ हुई थी अंग्रेजों और राजा के मध्य में। इन संधियों के तहत क्या कहा गया था कि अंग्रेजों के द्वारा कहा गया था कि राजाओं को हम सैनिक देंगे, यानी कि 1818 की संधि के तहत राजाओं को जो सेना थी वो अंग्रेजों से मिल चुकी थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी डिमांड कम होती चली गई, क्योंकि भील किसका काम कर रहे थे, सैनिकों का काम कर रहे थे। इसलिए 1818 की संधि के तहत सैनिक तो राजा को मिल ही गए, अब इनकी क्या जरूरत रहेगी। इसलिए राजाओं ने इनको अपनी सेना से क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया था, सेना से हटा दिया गया था, सेना से निष्कासित कर दिया गया था भीलों को, यानी कि अपनी सेना से निष्कासित कर दिया गया था। तो एक तो प्रमुख कारण ये था। दूसरा कि मैंने कहा कि ये अपने जो जीवन यापन है ये शिकार करके करते थे, इसलिए इनके शिकार पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि शिकार को भी प्रोहिबिट कर दिया गया था, शिकार को भी बंद कर दिया गया था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और भी बहुत सारे कारण थे भीलों के द्वारा आंदोलन करने के। एक मैंने कहा कि ये एक मावड़ी नामक शराब बनाते थे, मावड़ी शराब। बताइए मावड़ी शराब किस वृक्ष से बनती है, महुआ के वृक्ष से। इसलिए बाद में क्या हुआ कि मावड़ी शराब पर भी क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। मावड़ी शराब पर भी बताइए क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया था। मुख्य रूप से अगर ये किसी भी वृक्ष को काट लें तो वृक्ष काटने पर भी क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया था। वृक्ष काटने पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब बताइए जो बेचारे जिनकी जीवन यापन की शैली ही इस प्रकार की है कि वो जीवन यापन यानी कि खाने पीने का सिस्टम भी बताइए किससे करते हैं, शिकार से, और उस पर भी क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध। थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहेंगे तो बताइए कौन सी शराब बनाते थे, मावड़ी शराब, महुआ के वृक्ष से, लेकिन उसको भी बेचने पर या उसको बनाने पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। दूसरी बात आपको पता है कि अगर कोई भी भील वन में रहेगा या कोई भी व्यक्ति वन में रहेगा तो जीव जंतुओं के बचाव के लिए वो अपने घर को पेड़ों के ऊपर बनाएगा, है ना। अगर नीचे से पेड़ ऐसा कर दिया मान लीजिए जिस पर पशु पक्षी या जो भी जीव जंतु चढ़ जाता था, आराम से शेर वगैरह चढ़ जाए तो उसको खा जाता था, तो नीचे से क्या करते थे, उनको काट देते थे वो पेड़ों को, है ना, ताकि कोई भी जो जंतु है उसको ऊपर नहीं चढ़ सके। तो वृक्ष काटने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था उन पे, है ना। तो सारी की सारी जो प्रतिबंधियाँ थी मुख्य रूप से वो इन पर लगा दी गई थी, अतः भील हो गए थे परेशान। इसलिए भीलों ने क्या कर दिया बताइए, आंदोलन कर दिया था। इसे किस नाम से जाना गया, भील आंदोलन के नाम से जाना गया। अब भील आंदोलन में मुख्य रूप से दो प्रकार के व्यक्ति आएंगे। देखिए दो व्यक्ति जिनका नाम है, एक का नाम है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, और दूसरे का नाम है बताइए, एक व्यक्ति का नाम है मोतीलाल तेजावत। बताइए कौन सा तेजावत, मोतीलाल तेजावत। दो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह जो कि मुख्य रूप से बंजारा परिवार में थे, कौन से परिवार में, बंजारा परिवार में। मोतीलाल तेजावत जो कि ओसवाल थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये बनिया थे, ठीक है। ये दोनों ने मुख्य रूप से इनमें भूमिका निभाई है। इन दोनों को हमें इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है, इन दोनों को मुख्य रूप से पढ़ना है, क्योंकि भीलों के लिए जो कार्य किया था, ये महत्वपूर्ण कार्य किया था, वो दो व्यक्तियों ने किया था, गुरु गोविंद सिंह और मोतीलाल तेजावत, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा इनको बता देता हूँ कि इन चीज़ों को आप लिखेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले हम भील आंदोलन, भील के बारे में सामान्य सी चीज़ें हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, ठीक है। भील अपनी जीवन शैली के लिए शिकार करते थे, अपने पास में तीरक बाण रखते थे, है ना, और ये मावड़ी शराब का उत्पादन करते थे। मावड़ी शराब महुआ के वृक्ष से बनती है। फिर लिखेंगे हम आंदोलन के कारण। 1818 की संधि में अंग्रेजों द्वारा राजाओं को सेना प्रदान कर दी गई थी, अतः भीलों की सेना में कमी देखते हुए या भीलों की सेना में मुख्य रूप से महत्वपूर्णता नहीं देखते हुए राजाओं ने
भीलों को सेना से हटाना प्रारंभ कर दिया। अर्थात हम सीधा लिख सकते हैं कारण के रूप में कि राजाओं ने भीलों को अपनी सेना से हटा दिया, पहला कारण। दूसरा कि इनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा मावड़ी शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। चौथा वृक्ष काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। अतः भीलों ने आंदोलन कर दिया। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे भीलों के लिए कार्य करने वाले मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, एक गुरु गोविंद सिंह, दूसरा मोतीलाल तेजावत। ठीक है, समझ में आया। इनके आप यहाँ इस साथ में एक नोट लगा के और लिख लें कि अंग्रेजों ने, यहाँ पर एक नोट लगाएंगे और लिखेंगे अंग्रेजों ने भीलों की शक्ति को उपयोग में लेने के लिए 1841 में, बहुत इम्पोर्टेंट है, 1841 में मेवाड़ भील कोर, ये प्रश्न पूछा गया है, इस वजह से मैंने लिखवाया आपको। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई थी? 1841 में। ठीक है, मेवाड़ भील कोर जिसे हम कहते हैं MBC, मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। ठीक है, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? आपको ये ध्यान रखना है, 1841 में की गई थी, जिसे हम कहते हैं MBC। ठीक है, तो जब भी भीलों पे अटैक करेगी तो बताइए कौन ही करेगी? MBC करेगी। अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले हम एक पहले व्यक्ति की बात करते हैं जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, सबसे पहले हम गुरु गोविंद सिंह का आधार कार्ड चेक करते हैं। इनका मुख्य रूप से कार्यकाल हम मानते हैं 1858 से 1931 तक, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो 1858 में हुआ था। जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्म से भी पिछली रीट में प्रश्न पूछा गया था। जन्म हुआ था इनका डूंगरपुर में, मुख्य रूप से डूंगरपुर में एक गांव पड़ता है बांसिया गांव, बांसिया गांव डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर में हुआ था। और कौन से परिवार में हुआ बताइए? बंजारा परिवार में। ठीक है, इससे पहले जो रीट थी, यानी कि इससे पिछली रीट, अभी जो रीट हुई थी इससे पिछली रीट में यही पूछा गया था कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बंजारा परिवार में हुआ था। क्लियर? देखिए, जब भी आप गुरु को ध्यान रखें, देखिए गुरु शब्द जब भी आए गुरु गोविंद सिंह का, है ना, तो आप तीन चीज़ें ध्यान रखें। एक तो हम गुरु का करते हैं मान सम्मान, बताइए गुरु का क्या करते हैं? हम मान सम्मान करते हैं। और जो गुरु मान लेता है तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाता है? भगत हो जाता है। जो किसी को गुरु मान लेता है वो स्वयं क्या हो जाता है? बताइए, भगत हो जाता है। तो जब भी गुरु को याद रखें तो तीन चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखें। एक तो आप रखें मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड, इसका संबंध भी किससे है बताइए? गुरु गोविंद सिंह है। सम्मान से आप रखें संप सभा, संप सभा, बताइए संप सभा की स्थापना भी किसने करी? गुरु गोविंद सिंह ने। और भगत से आप याद रखें भगत आंदोलन, भगत आंदोलन, भगत आंदोलन कहें या भगत पंथ कहें। ठीक है, तो भगत पंथ भी किसने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। क्लियर? तो तीनों चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखें, मानगढ़ हत्याकांड, संप सभा और भगत आंदोलन। हम तीन की एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संप सभा की। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ संप सभा की स्थापना, संप सभा की स्थापना बताइए किसने करी? गोविंद गुरु ने करी। कब करी? 1883 ईस्वी में की। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा। पहली बात तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ध्यान है, क्योंकि संप सभा तो बहुत बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, तो संप सभा की स्थापना को विशेष रूप से ध्यान रखें। 1883 ईस्वी में बताइए किसने करी?
गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। संप सभा जब स्थापित की गुरु गोविंद सिंह ने तो क्या उद्देश्य रहा होगा, यानी कि संप सभा का क्या उद्देश्य था? तो मुख्य रूप से संप सभा का जो उद्देश्य था वो भीलों को संगठित करना था, भीलों को संगठित करना, यानी कि भीलों को क्या करना, एक जगह एकत्रित करना, भीलों को एक तरीके से संगठित करना, एक ही राह में चलाना। ठीक है, अतः इसी वजह से बांसवाड़ा में माई नदी के किनारे कई बार इनकी वार्षिक सम्मेलन भी होते थे और इनकी सभाएं भी होती थी। अब हम बात करते हैं, संप सभा की बात होगी, अब हम बात करते हैं मानगढ़ हत्याकांड। देखिए, मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड बहुत इंपॉर्टेंट है। मानगढ़ हत्याकांड की डेट हमें पता होना चाहिए। बताइए कब हुआ था? 17 नवंबर 17 है, ठीक है, 17 नवंबर 17 नवंबर 1913 को हुआ था ये, 17 नवंबर 1913। पहली बात तो हमें डेट पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस हत्याकांड में मुख्य रूप से हम बात करें तो एक तो अंग्रेज़ों की और एक मेवाड़ सरकार, दोनों की चाल थी। हुआ क्या था कि मानगढ़ में, मानगढ़ कहाँ पड़ता है पहले तो यही बताइए आप। मानगढ़ पड़ता है बांसवाड़ा में। कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा में। यहाँ पर मीटिंग चल रही थी भीलों को एकत्रित करने की। ठीक है, मानगढ़ हत्याकांड की जगह। अब देखिए मानगढ़ कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। इस समय मीटिंग चल रही थी, भीलों को इकट्ठित किया जा रहा था और उपदेश दिए जा रहे थे भीलों को कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, इस प्रकार से। क्योंकि भीलों के प्रति जो शोषण हो रहे थे अत्यधिक हो रहे थे। भीलों को लकड़ी नहीं काटने दी जा रही थी वनों में, जो मावड़ी शराब बना रहे थे उस शराब को भी नहीं बनाया जा रहा था। मुख्य रूप से एक भागवारी एक कर भी लगाया जाता था, इस कर को भी ध्यान रखें आप, है ना, इसी में ऐड कर देता हूँ मैं, आप ध्यान आ गया। भागवारी कर बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, भागवारी कर। भागवारी कर होता था मुख्य रूप से कि जो भी अगर थोड़ा बहुत ज़मीन भी, क्योंकि ये स्थानांतरित कृषि करते थे, पेड़ पौधों को काटते थे, उसके बाद में उनको क्या करते थे? कृषि करते थे, स्थानांतरित कृषि करते थे वहाँ पर। ठीक है, तो भागवारी कर मुख्य रूप से कहें या इसे कह सकते हैं हम बटाई प्रथा भी कह सकते हैं, बटाई प्रथा। इस प्रकार से कर लगा दिया गया था। मुख्य अगर मान लीजिए कोई भी भील 1 बीघा ज़मीन बोता है, यानी कि वनों वगैरह को काट कर अगर 1 बीघा बना लेता है वो, बाद में तो आपको पता ही है कि वनों को काटने पे प्रतिबंध लगा दिया था कि 1 बीघा अगर ज़मीन बना लेता बोता है तो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता था कि भाई इसका ना 1/3 जो भाग है वो किसको देना पड़ेगा? राजा को देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से टैक्स भी लगा देते। तो ये भागवारी कर से भी मुख्य रूप से क्या थे? ये परेशान थे, है ना। और जिसे हम क्या कहते हैं? बटाई प्रथा भी कहते हैं, इससे परेशान थे ये। और भी बहुत सारे कारण थे। मावड़ी शराब को बंद कर दिया गया था, शिकार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, सेना से हटा दिया गया था। तो इस प्रकार की इस मानगढ़ हत्याकांड जब हुआ था तो इस मानगढ़ की मीटिंग में इस बातों को बताया जा रहा था कि किस प्रकार से हम डील करें, किस प्रकार से हमारे पास साथ में शोषण हो रहा था तो हम एक तरीके से आंदोलन करें। जैसे ये मीटिंग हो रही थी, इस मीटिंग पर फायर करवा दी गई थी अंग्रेज़ों और मेवाड़ सरकार के द्वारा। और इस हत्याकांड में माना जाता है कि लगभग 1500 से भी अधिक भील मारे गए थे। क्या हो गए थे? मारे गए थे। 1500 से भी अधिक भील मारे गए थे। मुख्य रूप से अगर इस हत्याकांड में बात करें तो कई सैनिक टुकड़ियां काम करे थी, यानी कि मानगढ़ हत्याकांड में शामिल सैनिक टुकड़ियां, क्योंकि 1500 अगर भील मारे गए हैं तो किसी एक व्यक्ति ने तो मारे नहीं होंगे, काफ़ी सारी टुकड़ियां काम कर रही थी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं MBC, मेवाड़ भील कोर, क्योंकि अटैक कौन ही करती है? मेवाड़ भील कोर। इस मेवाड़ भील की कोर की 2 टुकड़ियां शामिल थी इस मानगढ़ हत्याकांड में अटैक करने के लिए, जो यहाँ पर फायरिंग कर रही थी। एक थी यहाँ पर जिसका नाम था 104 वेलेजली राइफल, इसकी एक टुकड़ी थी। वेलेजली राइफल की बताइए कितनी टुकड़ी काम कर रही थी? यहाँ पर एक कर रही थी।
इसके अलावा एक थी राजपूत बटालियन, ठीक है, और एक थी जाट बटालियन। बटालियन किसको ही कहते हैं हम, सैनिकों की टुकड़ी को कहते हैं। तो मुख्य रूप से 5 टुकड़ियाँ काम कर रही थी, इसमें से 2 तो किसकी, एमबीसी की, एक वेलेजली राइफल की, एक राजपूताना बटालियन और एक जाट बटालियन, ठीक है। और बाद में क्या किया था, जो यहाँ पर प्रवचन दे रहे थे कौन, गोविंदगिरी, गुरु गोविंदगिरी, इस गोविंदगिरी को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, यानी कि इनको क्या कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था, बंदी बना लिया था, और बंदी बनाकर इनको अहमदाबाद जेल में, अहमदाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अहमदाबाद जेल में डाल दिया गया था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोविंदगिरी को मानगढ़ हत्याकांड में अरेस्ट करके किस जेल में डाला गया था या किस जेल में बंदी बनाया गया था, तो बताइए कौन सी जेल, अहमदाबाद जेल में इसको क्या कर लिया गया था, बंदी बना दिया। बाद में हालांकि इनको सशर्त छोड़ भी दिया गया था, कोई कंडीशन लगाई गई थी, उनके बाद में ये छोड़ दिया गया था। जैसे ये छोड़े तो काफ़ी सारे इनके जो भगत थे, है ना, इनका फिर अनुपालन करने गए। मुख्य रूप से अगर हम बात करें गोविंदगिरी के जो अनुयायी थे, गोविंदगिरी के अनुयायी को हम क्या कहते हैं, भगत कहते हैं। क्या कहते हैं, भगत। इसलिए इनके साथ में जब मिलकर इन्होंने आंदोलन चलाया तो इस आंदोलन का नाम ही क्या पड़ गया, भगत आंदोलन पड़ गया, भगत आंदोलन पड़ गया, ठीक है। और मुख्य रूप से इन्होंने एक पंथ चलाया था जिसका नाम था भगत पंथ, भगत पंथ, ठीक है। तो भगत पंथ भी किसने चलाया था, गोविंदगिरी ने ही चलाया था, जो कि मुख्य रूप से भीलों में सामाजिक या आर्थिक रूप से या धार्मिक रूप से जो सुधार लाना चाहते थे, इस वजह से भगत पंथ चलाया गया था। अगर हम गोविंदगिरी की बात करें तो गोविंदगिरी एक व्यक्ति से प्रभावित थे जिसका नाम था दयानंद सरस्वती। देखिए इस व्यक्ति का नाम था दयानंद सरस्वती। तो हम कह सकते हैं कि ये दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। अब दयानंद सरस्वती की हम बात करें तो दयानंद सरस्वती के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि दयानंद सरस्वती क्या थे, मुख्य रूप से मूर्ति पूजा के विरोधी थे, यानी कि ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अब बताइए गुरु गोविंद सिंह भी किसके प्रभाव से प्रभावित थे, मुख्य रूप से दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। तो इन्होंने भी क्या किया, मूर्ति पूजा का क्या किया, विरोध किया, और इन्होंने मुख्य रूप से एक प्रथा चलाई जिसका नाम था धूनी प्रथा, धूनी प्रथा, या इसे हम कहते थे माला प्रथा, माला प्रथा। तो आप कैसे लिखेंगे कि ये यानी कि गुरु गोविंद सिंह दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे, अतः गुरु गोविंद सिंह ने धूनी प्रथा और माला प्रथा का प्रचलन किया, ठीक है। धूनी प्रथा का मतलब होता था यज्ञ हवन वगैरह करवाना, यज्ञ हवन वगैरह, धूना लगाना, है ना, और माला प्रथा का मतलब यही था कि माला जपना, ठीक है। तो इस प्रकार की जो प्रथा थी वो किसने चलाई थी, बताइए, गोविंदगिरी ने। हालांकि बाद में गोविंदगिरी गुजरात में चले गए थे और गुजरात के एक स्थान है जिसका नाम था कंबोई नामक स्थान, ये नाम भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कंबोई नामक स्थान पर इनकी 1931 में क्या हो गई थी, बताइए, मृत्यु हो गई थी। कंबोई कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो ये कहानी थी आपकी किसकी, बताइए, गुरु गोविंद सिंह की। एक बार से रिवाइजन हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने भील की बात करी, भील को कर्नल टोड ने वनपुत्र कहा, रामायण में निषाद कहा, बाणभट्ट की कादम्बरी ने भिल्ल कहा। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, फिलाइट। फिलाइट का मतलब होता है तीरंदाज। ये अपना काम शिकार से करते थे, मावड़ी शराब से ये अपनी दैनिक गतिविधियाँ संचालित करते थे। मावड़ी शराब महुआ के वृक्ष से उत्पादित की जाती है, इस बात को भी ध्यान रखें। आंदोलन किया उन्होंने, इसका प्रमुख कारण क्या रहा, सेना से इनको हटा दिया गया, शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, मावड़ी शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, वृक्ष काटने पर प्रतिबंध लगा दिया, और बटाई प्रथा कहें या भागवारी कर इन पर लगा दिया गया था।
दो व्यक्ति मुख्य रूप से गुरु गोविंद सिंह और मोतीलाल तेजावत। गुरु गोविंद सिंह बंजारा जाति के थे, मोतीलाल तेजावत ओसवाल जाति के थे। ठीक है, ये आपको मेवाड़ भील कोड यानी कि MBC की आपको स्थापना तिथि भी पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 1841 में की गई थी विशेष रूप से। सबसे पहले हमने बात करी गुरु गोविंद सिंह की। इनका जन्म बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ, जो कि बंजारा परिवार में थे। ठीक है, संत सभा की स्थापना की इन्होंने 1883 में भीलों को संगठित करने के लिए, और मानगढ़ हत्याकांड का संबंध भी इनसे ही है, क्योंकि ये प्रवचन दे रहे थे, भीलों को संगठित कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, और एक सभा आयोजित हो रही थी। और इसी सभा में 4 टुकड़ियाँ MBC, वेलेजली राइफल, राजपूत और जाट बटालियन इन्होंने अटैक कर दिया, जिसमें लगभग 1500 से भी अधिक भील मारे गए थे। ठीक है, बाद में इनको अरेस्ट कर लिया था और अहमदाबाद जेल में डाल दिया गया था। इनके अनुयायी को भगत कहते हैं, और इन्होंने भगत पंथ या भगत आंदोलन भी चलाया था। ये मुख्य रूप से दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे, अतः इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। और इन्होंने मुख्य रूप से कौन कौन से बताइए, मुख्य रूप से धूनी प्रथा और माला प्रथा का प्रचलन किया था। ठीक है, लास्ट में जाके कंबोई या गुजरात में कंबोई नामक स्थान पर इनकी 1931 में मृत्यु हो गई थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट व्यक्ति, जो दूसरे इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे हमारे, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। सबसे पहले हम मोतीलाल तेजावत का आधार कार्ड चेक करते हैं। 1886 से लेकर 1963 तक मुख्य रूप से इनका जो जन्म हुआ था वो कोल्यारी गांव में हुआ था। कोल्यारी गांव इनका जन्म हुआ था, कोल्यारी गांव में। ठीक है, कोल्यारी गांव बताइए कौन सी रियासत में पड़ता था उस समय, उदयपुर में पड़ता था। ठीक है, यहाँ पर एक ठिकाना था। अगर हम रियासत की बात करें तो रियासत बताइए कौन सी थी, रियासत जिसका नाम था उदयपुर। और यहाँ एक ठिकाना पड़ता था, इस ठिकाने का नाम तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठिकाने का नाम था झाड़ोल ठिकाना। बताइए कौन सा ठिकाना, झाड़ोल ठिकाना। क्योंकि मोतीलाल तेजावत अपनी जितनी भी गतिविधियां संचालित करते थे, यानी कि इनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था, झाड़ोल था। हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर मोतीलाल तेजावत की गतिविधियों का, या हम कहें आंदोलनकारी गतिविधियों का पूछा जा सकता है आप लोगों से। गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो प्रमुख केंद्र बताइए कौन सा था, झाड़ोल था। ठीक है, एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जब भी मोतीलाल तेजावत का मैंने प्रश्न देखा है, हमेशा इसके उपनाम से प्रश्न पूछा जाता है। बताइए किससे पूछा जाता है, इसके उपनाम से पूछा जाता है, उपनाम। ठीक है, पिछली बार रीट में आपने देखा होगा गुरु गोविंद सिंह का परिवार पूछा गया था, वो किस परिवार से थे, तो वो बंजारा परिवार से थे। और हम बात करें मोतीलाल तेजावत की, तो ये किस परिवार से थे बताइए, ओसवाल परिवार से थे। ओसवाल परिवार से थे। ओसवाल मतलब बढ़िया थे ये। ठीक है, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा आगे कि इनके उपनाम बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, और एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो इन्हें कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा, क्योंकि इन्होंने आदिवासी जनजातियों भीलों के लिए बहुत अधिक कार्य किए थे, बहुत अधिक संघर्ष किया था, इसलिए इन्हें आदिवासियों का क्या कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है। मसीहे का मतलब होता है भगवान। ठीक है, आदिवासियों का भगवान कहा जाता है। एक इन्हें कहा जाता है बावजी, क्या भी कहा जाता है, बावजी कहा जाता है। और एक इन्हें कहा जाता है मोती बाबा। बताइए मोती बाबा भी किनका ही नाम है, मोतीलाल तेजावत का नाम है, मोती से मोतीलाल तेजावत। ठीक है, इन्हें कहा जाता है बावजी कहा जाता है। और आदिवासियों का मसीहा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको कहा जाता है, मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। अगर हम बात करें, मोतीलाल तेजावत बहुत खतरनाक व्यक्ति थे, क्योंकि इन्होंने मेवाड़ सरकार के सामने या
मेवाड़ की जो सरकार थी मुख्य रूप से, उनके सामने 21 सूत्रीय मांग पत्र जारी किया था और उसे कहा गया था मेवाड़ की पुकार। और इन्होंने एक नारा भी दिया था, हम इसकी भी बात कर लेते हैं। हम जब मोतीलाल तेजावत की बात कर ही रहे हैं तो इसका एक नारा था, उस नारे को भी ध्यान रखें। मोतीलाल तेजावत का नारा, न हाकिम न हुक्म, यानी कि ना तो हम तुम्हारे कानून को मानेंगे और ना ही तुम्हारे हुक्म को मानेंगे। ऐसा नारा किसने दिया था बताइए? मोतीलाल तेजावत ने दिया था। और मोतीलाल तेजावत ने, हम लिखें यहाँ, मोतीलाल तेजावत ने भीलों का पक्ष लेते हुए या भीलों के पक्ष में मेवाड़ सरकार के समक्ष बताइए क्या प्रस्तुत किया था? एक 21 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया था। 21 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे क्या कहा गया? जिसे मेवाड़ पुकार कहा गया। अब यहाँ से प्रश्न क्या आता है? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से मेवाड़ पुकार है 21 सूत्रीय मांग पत्र, 42 सूत्रीय मांग पत्र, 12 सूत्रीय मांग पत्र या 10 सूत्रीय मांग पत्र? तो आपको ध्यान रखना है 21 सूत्रीय मांग पत्र है। दूसरी बात कि ये मेवाड़ पुकार मुख्य रूप से किसकी सरकार के समक्ष? मेवाड़ की सरकार के समक्ष ही प्रस्तुत किया गया था, इसी वजह से मेवाड़ पुकार कहा गया। दूसरी बात, भीलों के पक्ष में प्रस्तुत किया था, और किसने प्रस्तुत किया था? मोतीलाल तेजावत ने प्रस्तुत किया था। मुख्य रूप से 21 सूत्रीय मांग पत्र में क्या था कि 21 मांगें प्रस्तुत की गई थी भीलों के संदर्भ में, कि हमारी ये मांग है, अगर ये मांग पूरी हो जाती है तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। इस प्रकार की इन्होंने क्या किया था? एक तरह से ये पत्र प्रस्तुत किया था मेवाड़ सरकार के समक्ष। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है एकी आंदोलन। एकी आंदोलन के संदर्भ से में जाने से पहले हमें मोतीलाल तेजावत के बारे में एक बात और जान लें कि ये इतने खतरनाक व्यक्ति थे कि मेवाड़ सरकार ने इनको पकड़ने के लिए, यानी कि यहाँ लिख दे, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, मेवाड़ सरकार ने मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी पर बताइए कितने रुपए का? पूरे 500 रुपये का। उस समय 500 रुपये बहुत होते थे। 500 रुपये का क्या रखा गया था? इनाम रखा गया था। ठीक है, ये एकमात्र इतना भयंकर व्यक्ति था जिसकी गिरफ्तारी पर क्या रखा गया था? 500 रुपये का इनाम रखा गया था कि भाई मोतीलाल तेजावत को पकड़ लाओ, या जो इसका ठिकाना बताएगा उसको कितने रुपए दिए जाएंगे? 500 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि बाद में आपको पता है झाड़ोल ठिकाना पड़ता था, यहीं से ये गतिविधियों को क्या करते थे? अंजाम देते थे। इस वजह से पता चल गया था, बाद में झाड़ोल में जाके इनको बंदी बना लिया था, है ना। लेकिन बाद में क्योंकि ये क्या कहा था, इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, इसलिए आदिवासियों को यानी कि भीलों को जब इस बात का पता चला कि इनको बंदी बना लिया था, तो लगभग कहा जाता है कि 7000 भील यहाँ पर गए और 7000 भीलों ने वापस इस ठिकाने पर अटैक किया, झाड़ोल ठिकाने पर अटैक किया, आक्रमण करके इनको बंदी बनाने से बचा लिया, यानी कि इनको वहाँ से छुड़ा लिया गया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, एकी आंदोलन की। एकी आंदोलन हुआ था 1921 में। ठीक है, इसका जो नेतृत्व किया था, हमने बताया किसने किया था, इसका जो नेतृत्व किया था वो क्या था? मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि एकी जो आंदोलन है ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, यानी कि इसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा था? प्रारंभिक बिंदु कहें या प्रारंभिक स्थल कहें, एक ही बात है। इसका जो प्रारंभिक स्थल है वो माना जाता है मातृकुंडिया को। मातृकुंडिया कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़ में पड़ता है, चित्तौड़ में।
ठीक है। इस मातृकुंडिया को क्या भी कहा जाता है बताइए? मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। मातृकुंडिया को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक कहानी छुपी हुई है परशुराम वगैरह की, आप कभी टाइम लगेगा तो बाद में बात करेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि एक ही आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने। प्रारंभिक स्थल कहाँ से माना जाता है? मातृकुंडिया से माना जाता है। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ओके, इसके संदर्भ में आप एक बात और ध्यान रखें, नीमड़ा हत्याकांड। नीमड़ा हत्याकांड, सबसे पहले बात ये ध्यान रखें कि नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था लगभग 6 मार्च 1922। कई जगह ये 7 मार्च भी मिल जाएगा, दोनों ही सही है, ठीक है। 6 मार्च 1922 को नीमड़ा हत्याकांड हुआ। नीमड़ा की बात करें तो ये नीमड़ा वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो ये वर्तमान में पड़ता है गुजरात में। एक स्थान पड़ता है विजयपुर, विजयपुर गुजरात में पड़ता है। वर्तमान में यानी कि यह वर्तमान में विजयपुर गुजरात में स्थित है। लेकिन उस समय कहाँ आता था? उस समय यह मेवाड़ रियासत में आता था, ठीक है। ये मेवाड़ रियासत का भाग था, ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरी बात करें कि नीमड़ा हत्याकांड हुआ है तो यहाँ पर अटैक कौन करेगी बताइए? एमबीसी के द्वारा अटैक किया गया, एमबीसी द्वारा आक्रमण किया गया। और इस आक्रमण के द्वारा लगभग 1200 भील शहीद हो गए थे, यानी कि ये भी काफ़ी दुखद घटना थी। यहाँ पर भी कितने सैनिक, कितने शहीद? 1200 लगभग भील शहीद हो गए थे। अटैक बताइए किसने किया था? एमबीसी ने किया था, मेवाड़ भील कोर ने किया था। हालांकि बाद में इसके लिए एक आयोग का भी गठन किया गया था और महात्मा गांधी जी ने भी इसकी जांच के लिए एक मतलब जिसे हम कहते हैं, इसका नाम था मणिलाल कोठारी को एक जांच आयोग भेजा गया था, लेकिन इसका कोई ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं मिला, ठीक है। मुख्य रूप से आप इतना ध्यान रखें, देखिए जब भी हम मोतीलाल तेजावत को पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से इतनी बात पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले मोतीलाल तेजावत का जन्म कोलियारी गांव में हुआ, रियासत उदयपुर, ठिकाना झाड़ोल। झाड़ोल ठिकाना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि झाड़ोल ठिकाना मोतीलाल तेजावत की आंदोलनकारी गतिविधियों को अंजाम देता था। आंदोलनकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, कौन सा था? झाड़ोल था, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि मोतीलाल तेजावत को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, बावजी कहा जाता है और मोती बाबा कहा जाता है। मेवाड़ सरकार ने मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी पर 500 रुपये का अवार्ड यानी कि इनाम घोषित किया था, है ना, कि बाद में इसे झाड़ोल ठिकाने में ही बंदी बना लिया गया था, जिसको लगभग 7000 भीलों ने अटैक करके आक्रमण करके वापस छुड़ा लिया था। मोतीलाल तेजावत ने एक नारा दिया था, उस नारे को भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बताइए कौन सा नारा दिया था? न हकीम न हुकीम, न हकीम न हुकूम, ये नारा दिया था, इस नारे को ध्यान रखना। दूसरा, मोतीलाल तेजावत ने भीलों के पक्ष में मेवाड़ सरकार के समक्ष 21 सूत्रीय, कितने सूत्रीय? 21 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे कहा गया मेवाड़ पुकार। मोतीलाल तेजावत को पढ़ते हुए आपको एक ही आंदोलन को ध्यान रखना है और नीमड़ा हत्याकांड को ध्यान रखना है। एक ही आंदोलन 1921 को हुआ, नेतृत्व मातीलाल तेजावत ने किया। प्रारंभिक स्थल मातृकुंडिया चित्तौड़ को माना जाता है, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। नीमड़ा हत्याकांड 6 मार्च या 7 मार्च 1922 को हुआ था। वर्तमान में यह विजयपुर गुजरात में स्थित है, उस समय ये मेवाड़ का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पर नीमड़ा में सभा आयोजित हो रही थी और सभा का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मोतीलाल तेजावत कर रहे थे। इस सभा पर यानी कि मुख्य रूप से भील इकट्ठे हुए रखे थे और इन भीलों की सभा पर अटैक कर देती है एमबीसी, मेवाड़ भील कोर, जिसमें लगभग 1200 भील शहीद हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे एक आंदोलन और बच गया जिसे हम कहते हैं मीणा आंदोलन। 15-20 मिनट में इसको भी ख़त्म करते हैं। देखिए मीणा आंदोलन, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, मीणा आंदोलन। अभी तक हमने पढ़ा है भील आंदोलन, अब हम बताइए कौन सा आंदोलन पढ़ रहे हैं? मीणा आंदोलन। अगर 2 आंदोलन पढ़ लिए तो मान के चलिए कि आपका प्रश्न यहाँ से सेट हो जाएगा, एक प्रश्न। देखिए
सबसे पहले मीणा की बात करते हैं। तो मीणा एक जनजाति थी, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। सर्वाधिक मीणा बताइए कहाँ पर, सर्वाधिक मीणा कहाँ पर पाए जाते हैं, किस जिले में पाए जाते हैं सर्वाधिक मीणा? तो आंसर होगा जयपुर में। बताइए कहाँ पर पाए जाते हैं? जयपुर में। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही जयपुर में कछवाहा आए, जैसे ही जयपुर में कछवाहा राजाओं का शासन हुआ, मीणा दो श्रेणियों में विभाजित हो गए। ये जो मीणा है, ये मीणा दो श्रेणियों में बट गई। एक श्रेणी थी जिनका नाम था जमींदार, यानी कि वे कहलाए जमींदार मीणा, और एक श्रेणी थी जिसका नाम है चौकीदार, जिसे कहा गया चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा जमींदारी का काम करते थे, चौकीदार मीणा चौकीदारी का काम करते थे। लेकिन हुआ क्या, इस चौकीदारी करते करते ये करते क्या, आपने एक कहावत सुनी होगी ना, चौकीदार ही क्या है, चोर है, चौकीदार ही चोर है। ये कहावत इन पे सेट बैठती थी कि ये क्या करते थे, रात को चौकीदारी देते थे, है ना, और चौकीदारी देते देते घूम जाते थे गली में कि किसके कितने पशु बंध रहे हैं, किसके कितने, कहाँ पर खाट गली हुई है, कहाँ पर क्या, सब कुछ देख आते थे, और रात को जाके यही चोरी कर लेते थे। बताइए क्या ही कर लेते थे, चोरी कर लेते थे, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे बढ़ता गया, चोरी की जो संभावनाएं हैं, चोरी के जो केस हैं, उनमें लगातार क्या होती गई, वृद्धि होती गई। दिन प्रतिदिन चोरी के केस में वृद्धि होती गई। ये बात पता चली इंडियन गवर्नमेंट को, भारत सरकार को जैसे पता चली, तो भारत सरकार ने इनके लिए एक क्या बना दिया, एक्ट बना दिया, जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ये बनाया था 1924 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कब बनाया था? 1924 में। और मीणा आंदोलन होने का प्रमुख रीजन भी क्या था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था। होता क्या है बताता हूँ। अभी देखिए, अभी मैंने कहा कि सर्वाधिक मीणा जयपुर में रहते थे, लेकिन बाद में कछुआओं का शासन हुआ, यहाँ पर कछुआ आ गए, शासन करने लगे, इसलिए मीणा धीरे धीरे विभाजित हो गए। मीणा, कुछ मीणा जमींदारी का काम करने लगे जिन्हें हम कहें जमींदार मीणा, और कुछ लोग चौकीदारी का काम करने लगे जिन्हें हम कहें चौकीदारी मीणा, ठीक है, या चौकीदार मीणा। चौकीदारी का काम करने वाली मीणाओं को क्या कहा गया? चौकीदार मीणा कहा गया, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या करते थे, चौकीदारी का काम करते थे शाम को, और धीरे धीरे मौका पाने के बाद में ये चोरी भी कर लेते थे। धीरे धीरे चोरी के केस में क्या हुई, वृद्धि हुई। चोरी के केस में वृद्धि को रोकने के लिए भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 पारित कर दिया। इस एक्ट के तहत, यानी कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत, ये जो मीणा जाति थी, इस मीणा जाति को एक अपराधी जाति घोषित कर दिया। अपराधी जाति क्या कर दिया बताइए? घोषित कर दिया, ठीक है। जिसे हम कहते हैं, एक इसे कहते हैं हम जरायम पेशा कौम, यानी कि इनका पेशा क्या बन गया था? चोरी वगैरह करना हो गया था, अपराध करना हो गया था, इसलिए इनको एक अपराधी श्रेणी के अंतर्गत डाल दिया गया था। अब चलो इतनी भी बात दिख जाती, लेकिन यहाँ पर एक कानून चलता था जिसका नाम था दादरसी कानून। देखिए, अपराधी घोषित कर दिया, ठीक है, जिसे यहाँ पर हम बात करें दादरसा कानून या दादरसी कानून। ये दादरसी कानून लागू कर दिया गया। इसमें क्या होता था कि जो भी मीणा होता था ना, देखिए, इसके तहत जो भी मीणा होता था, इस मीणा व्यक्ति को जो नियरेस्ट थाना पड़ता था, कोई भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं निकटवर्ती थाने में कहीं, या पुलिस स्टेशन में क्या देनी पड़ती थी? अटेंडेंस देनी पड़ती थी, यानी कि दैनिक हाजिरी। इसके तहत मीणा व्यक्ति को निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में दैनिक हाजिरी देना अनिवार्य कर दिया गया था।
देखिए इस बात को आप ज़रूर नोट करें। तो पहले बात तो ये ध्यान रखें कि मीणा आंदोलन क्यों हुआ, है ना। मीणा आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो मीणा आंदोलन का प्रमुख कारण था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आंदोलन का कारण। आंदोलन का प्रमुख कारण था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 को पारित कर देना। इसके तहत मीणा को अपराधी जाति घोषित कर दिया था या जयराम पेशा कौम घोषित कर दिया था और दादरसी कानून लागू कर दिया गया था। मुख्य रूप से हम बात करें, इसके तहत मीणा व्यक्ति को निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में दैनिक हाजिरी देना, डेली अटेंडेंस क्या कर दी गई थी? कंपलसरी कर दी गई थी। डेली अटेंडेंस को कंपलसरी कर दिया गया था, मुख्य रूप से अनिवार्य कर दिया गया था। अब बताइए, एक व्यक्ति है ना जो डेली पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने के लिए जाएगा, अब ये इसलिए किया था कि भाई चोरी इतनी होने लग गई थी। अब जब आदमी डेली की डेली अटेंडेंस देने के लिए जाएगा तो कम से कम पता चलेगा हाँ ये व्यक्ति तो प्रेजेंट था भाई। जो एब्सेंट था उसको फिर पकड़ा जाएगा कि ये एब्सेंट था भाई, है ना, इन्होंने हाजिरी अटेंडेंस नहीं दी, इसका मतलब चोर यही है। तो इस प्रकार से इन्होंने डेली अटेंडेंस लेना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग इसको मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे, लेकिन एक रियासत थी अपनी, कौन सी रियासत बताइए? जयपुर, क्योंकि ये काम कहाँ पर हो रहे थे? जयपुर रियासत में हो रहे थे। इस जयपुर रियासत ने, हम बात करें यानी कि जयपुर रियासत द्वारा इसे 1930 में कठोरतापूर्वक क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। ठीक है, जयपुर रियासत ने इसको क्या कर दिया? कठोरतापूर्वक कंपलसरी लागू कर दिया कि हाँ भाई तो देनी पड़ेगी। अब इससे क्या हुआ कि मीणाओं को थोड़ा सा ठेस पहुंचा। यार ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। मीणा हो गए परेशान, क्योंकि आपको पता है रियासत में अटेंडेंस देने के लिए डेली थाने में जाना पड़ता था। अब हो सकता है कि किसी के नज़दीक पड़ता हो थाना, किसी के वो थाना दूर भी पड़ता हो, तो दूर से व्यक्ति आएगा तो परेशान होगा और बिना बात हाजिरी देना पड़ता था। इस वजह से मीणा हो गए परेशान। मीणाओं ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसी दौरान 1933 में एक सभा का स्थापना की गई थी जिसका नाम था मीणा क्षेत्रीय सभा। इसका गठन किया गया था। तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब किया गया? 1933 में। यहीं पर 1944 में नीम का थाना पड़ता है, नीम का थाना। ठीक है, इस नीम का थाना स्थान पर एक विशाल का मतलब क्या होता है? बड़ा मीणाओं का सम्मेलन हुआ, जिसे कहा गया विशाल मीणा सम्मेलन। इस विशाल मीणा सम्मेलन की मुख्य रूप से हम बात करें तो अध्यक्षता की थी एक व्यक्ति ने जिसका नाम था मुनि मगन सागर। मुनि मगन सागर। इस मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में यहाँ पर एक विशाल मीणा का सम्मेलन किया गया नीम का थाना में। कब किया गया? 1944 में। बाद में यहाँ पर एक मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति का भी गठन हुआ था। इसको भी आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि इन समितियों से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिए मैं इसको लिख देता हूँ एक बार से, पेन क्यों नहीं चल रहा? एक मिनट। चल गया। देखिए यहाँ पर इस समिति को ध्यान रखना है आपको। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। इस जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का भी गठन किया गया था इसी दौरान, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो अध्यक्ष बनाए गए थे बंशीधर शर्मा। बंशीधर शर्मा। इस बंशीधर शर्मा ने क्या किया? देखिए इसको भी हम देख लेते हैं एक बार से। एक देसी रियासत, इसको मैं लिख देता हूँ, अखिल भारतीय
अखिल भारतीय देशी राज्य लोक सेवा परिषद, बहुत बड़ा सा नाम है थोड़ा सा, ठीक है। इसका अधिवेशन हुआ था उदयपुर में, अधिवेशन हुआ था कहाँ पर, उदयपुर में। इस उदयपुर में एक मैदान पड़ता है जिसका नाम है सालोटिया मैदान, सालोटिया मैदान, ठीक है। इसमें इस बंशीधर शर्मा ने अपनी जो शिकायतें थी, क्योंकि जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, बंशीधर शर्मा की, और बंशीधर को बताया गया था भी आप हमारी जो आवाज़ है इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाइए। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक सेवा परिषद का एक अधिवेशन चल रहा था उदयपुर में, उदयपुर के सालोटिया मैदान में। तो इस अधिवेशन में मुख्य रूप से जब अध्यक्षता कर रहे थे, इसकी मैं बात कर लेता हूँ, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो अध्यक्षता कौन कर रहे थे बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए दोनों को अलग अलग समझना है। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष कौन थे, बंशीधर शर्मा, और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक सेवा परिषद के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसका अधिवेशन चल रहा था सालोटिया मैदान उदयपुर में। यहाँ पर आए हुए थे कौन, बंशीधर शर्मा। बंशीधर शर्मा आए और पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिक्वेस्ट करी कि सर ये बात है और हमारी मीणाओं की जाति के ऊपर ये अत्याचार हो रहे हैं, या हम कहें कि इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर घट रही हैं, डेली हमें अटेंडेंस देना पड़ता है। अब बताइए एक व्यक्ति डेली के काम काज करेगा या अटेंडेंस लगाएगा, तो इससे हम परेशान हो सके, कृपया करके इसको थोड़ा सा इस डाउट को सोल्व करें। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ठीक है भाई, है ना, इसको बंद किया जाए। तो बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से हम कहें कि 1946 में क्या कर दिया गया, मीणाओं को दैनिक हाजिरी से, मीणाओं को दैनिक हाजिरी से क्या मिल गई बताइए, मुक्ति मिल गई। यानी कि इनकी जो डेली अटेंडेंस होती थी ना मीणाओं की, थाने में जाकर, नियरेस्ट जो नज़दीकी जो थाना होता था, पुलिस स्टेशन होता था, वहाँ पर डेली जो अटेंडेंस देते थे उनको बंद कर दिया गया था 1946 में। कहें तो एक कानून जिसका नाम था दादरसी कानून, दादरसी कानून को क्या कर दिया गया बताइए, कानून को समाप्त कर दिया गया था। इस दादरसी कानून के तहत ये भी कहा गया था कि भाई जिस क्षेत्र में जो भी मीणा चौकीदारी कर रहा है, अगर उस क्षेत्र में अगर वहाँ पर चोरी होती है तो उस पूरी चोरी की भरपाई कौन करेगा, वो चौकीदार मीणा ही करेगा जो चौकीदारी कर रहा है ना। दादरसी कानून के तहत ही कहा गया था। और बाद में फिर उस एक्ट के तहत इनको मीणाओं को डेली अटेंडेंस देना भी अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन 1946 में बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। और लास्ट में जाके हम बात करें 1952 में जो एक्ट था जिसका नाम था क्रिमिनल, इसको ध्यान रखना है भाई, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इस प्रकार से जो ये जो आंदोलन है, ये जनजाति जो आंदोलन है, ये भी क्या हो गया बताइए, खत्म हो गया। इस प्रकार से आंदोलन भी समाप्त हो गया। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बात करी जनजातीय आंदोलन की, जिसमें से भील आंदोलन और मीणा आंदोलन। भील आंदोलन में मुख्य रूप से भील शब्द के बारे में सबसे पहले हमने बात करी कि कर्नल जेम्स टोड ने इसे वनपुत्र कहा, रामायण काल में निषाद कहा, बाणभट्ट की कादम्बरी में इसको क्या कहा गया, भिल्ल कहा गया। भीलों के लिए फिलाइट शब्द का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ है तीरंदाज। मुख्य रूप से ये शिकार पर आधारित थे, है ना, शिकार से ही अपना काम काज चलाते थे और जो फल फ्रूट होते थे, सब्जी वगैरह होती थी, उनको खाकर अपना काम चलाते थे। बिजनेस कोई बड़ा नहीं होता था। मावड़ी शराब तो थोड़ा बहुत बेच लेते थे, थोड़ा बहुत इनकम हो जाती थी। आपको ये ध्यान रखना है, मावड़ी शराब महुआ के वृक्ष से बनाई जाती है।
आंदोलन क्यों किया इन्होंने? आंदोलन के बहुत सारे कारण थे कि इनकी सेनाओं से हटा दिया गया था, शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, मावड़ी शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था, वृक्ष को काटने से मना कर दिया गया था, है ना, और एक भागवरी जो कर था वो भी लगा दिया गया था। इस प्रकार से ये परेशान हो चुके थे और उन्होंने आंदोलन कर दिए। आंदोलन में मुख्य रूप से दो व्यक्ति इंपॉर्टेंट, गुरु गोविंद सिंह, मोतीलाल तेजावत। यहीं पर 1841 में मेवाड़ भीलकोर MBC की स्थापना भी की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बासिया गांव डूंगरपुर में हुआ, बंजारा परिवार में, और इन्होंने संत सभा की स्थापना की 1883 में भीलों को संगठित करने के लिए। मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। 17 नवंबर 1913 में लगभग 1500 भील मारे गए थे। भयंकर भीष्म में हुआ था यहाँ पर आक्रमण किया गया था। MBC की 2 टुकड़ियाँ, वेलेजली राइफल की 1 टुकड़ी, राजपूत बटालियन की 1 टुकड़ी और 1 जाट बटालियन की टुकड़ी। बाद में गुरु गोविंद सिंह को बंदी बनाया गया और अहमदाबाद जेल में डाल दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह के अनुयायियों को भगत कहा गया, इसलिए इन्होंने भगत पंथ और भगत आंदोलन चलाया था। लास्ट में जाके गुजरात में इनकी डेथ हो जाती है कंबोई नामक स्थान पर 1931 में। उसके बाद में दूसरे व्यक्ति मोतीलाल तेजावत, जन्म कोलियारी गांव, रियासत उदयपुर, ठिकाना झाड़ोल। ठीक है, ये ओसवाल परिवार से संबंधित थे। मोतीलाल तेजावत पर मुख्य रूप से 500 रुपये का क्या रखा गया था? इनाम रखा गया था। और मोतीलाल तेजावत ने जितनी भी गतिविधियां संचालित की थी उसका प्रमुख केंद्र झाड़ोल था। ठीक है, ये झाड़ोल कहाँ पर पड़ता था? उदयपुर में ही पड़ता था। इनके मुख्य नाम उपनाम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आदिवासियों का मसीहा, बावजी, मोती बाबा इत्यादि इनको कहा जाता था। इन्होंने एक नारा दिया था, न हाकिम न हुकुम, और मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की थी जिसका नाम था मेवाड़ पुकार। एक ही आंदोलन का संबंध मोतीलाल तेजावत से है, 1921 में हुआ था। प्रारंभिक स्थल मातृकुंड या चित्तौड़ को माना जाता है, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। नीमरा हत्याकांड 6 मार्च या 7 मार्च 1922 वर्तमान में विजयपुर गुजरात में स्थित है, जबकि उस समय मेवाड़ रियासत में था। इसमें क्या हुआ? MBC के द्वारा अटैक कर दिया गया और लगभग 1200 भील शहीद हो गए। इसके बाद में हमने मीणा आंदोलन देखा था। मीणा को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया, जमींदार मीणा, चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा जमींदारी का काम करते थे, चौकीदार मीणा चौकीदारी का काम करते थे, लेकिन चौकीदारी के साथ साथ में ये चोरी का काम भी करने लग गए थे। इस वजह से भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 पारित किया और मीणाओं को अपराधी जातियों की श्रेणी में डाल दिया गया था। यहीं पर दादरसी कानून भी लागू कर दिया गया था। इसके तहत मीणाओं को निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में डेली की डेली अटेंडेंस देना कंपलसरी कर दिया था। बाद में जयपुर रियासत ने इसको कठोरता के साथ 1930 में लागू कर दिया गया था और 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन भी किया गया था। 1944 में नीम का थाना सीकर में मीणाओं का विशाल सम्मेलन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में हुआ था। यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे बताइए? मुनि मगन सागर अध्यक्ष थे। बाद में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का भी गठन किया गया था इसी दौरान, जिसके अध्यक्ष बंशीधर शर्मा बने। बंशीधर ने इस आवाज़ को अखिल भारतीय देशी लोक सेवा राज्य परिषद की अधिवेशन, यानी कि मुख्य रूप से कहें तो सालोटिया मैदान में होने वाले उदयपुर अधिवेशन में इसको रखा था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा कि भाई ठीक है, ये तो गलत हो रहा है मीणाओं के साथ में। बाद में 1946 में जाकर दादरसी कानून को समाप्त कर दिया था, अर्थात मीणाओं को डेली अटेंडेंस से मुक्ति मिल गई थी। और बाद में जाके 1952 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट समाप्त कर दिया गया था और इसी के साथ में ये आंदोलन भी समाप्त हो गया था। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू सो मच।